हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखेंगे आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। और देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित अपने 2 वीडियो जाएंगे। ये पहली वीडियो है, सेकंड वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। पहले आप इससे देखेंगे। और हाँ देखें, ध्यान देंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी मत करना और वीडियो को शेयर भी मत करना, कुछ भी मत करना। अगर तुम्हारे आग लगे ना तुम्हारे दिल में तो कुछ करने की, तो सिर्फ इस टॉपिक के लिए कंप्लीट याद कर लेना, ठीक है। बस मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो शेयर करो, कुछ भी मत करना। लेकिन अगर तुम्हें आग लगे अपने दिल में कुछ करने की ना, तो इस टॉपिक के लिए कंप्लीट याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का एक सपना है, ठीक है। वो तुम पर बहुत उम्मीद जताए हुए हैं। तो हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। गुलाम वंश के लिए गुलाम क्यों कहा जाता है? देखो, ये एक तरह से किसी न किसी के हमेशा गुलाम बने रहे, इसीलिए इनके लिए गुलाम कहा जाता है। तो गुलाम वंश के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और एक बात को और ध्यान देंगे, गुलाम वंश का ये कब शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से लेकर के ये 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा गुलाम वंश का, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, उसका निर्माण कराया। तो उसकी नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये बेचारा उसका कार्य पूरा नहीं करवाया, पूरी तरह से बनवा नहीं पाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका पूरा कार्य किसने किया? उसका पूरा कार्य किया इल्तुतमिश ने। कंप्लीट किसने किया? उसके लिए इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ समय के लिए शासक बन गए आराम शाह। आराम शाह का तो शासनकाल आराम से ही गुजरा है, ठीक है। ये बहुत कम समय इन्होंने शासन किया, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बहुत अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चलाई। अपनी शासन व्यवस्था चलाने की इनकी एक नियम था, ये नियम बना रखा था इन्होंने कि एकता व्यवस्था, जानते होंगे आप एकता व्यवस्था, कि अगर किसी व्यक्ति के लिए इनके शासनकाल में मतलब न्याय नहीं मिलता ना, तो इन्होंने ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी कि जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा वो शुक्रवार के लिए मस्जिद के सामने खड़ा हो जाएगा, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने खड़ा हो जाएगा। और सब लोग एकत्रित होकर इससे पूछेंगे कि आपको मतलब आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। तो ये व्यवस्था किसने अपनाई? ये व्यवस्था अपनाई थी इल्तुतमिश ने। और एक कार्य लाल वस्त्र, हम यहाँ लिख देते हैं लाल वस्त्र, ठीक है। लाल वस्त्र वाली व्यवस्था किसने अपनाई? इल्तुतमिश ने। और देखो, एक व्यवस्था और थी इनके कार्यकाल में कि जो वेतन के बदले में ना, जो इनके मतलब वो थे, उनको वेतन के बदले में नौकर थे या फिर मतलब जो भी शासक थे इनके अंतर्गत नीचे आते थे, उनको वेतन दिया था ना, वेतन के बदले में उन्होंने जमीन देने की प्रथा अपनाई। किसने? इल्तुतमिश ने, जमीन वाली प्रथा, ठीक है। ये भी इल्तुतमिश ने अपनाई। अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उनके बाद में अब इनकी मृत्यु हो जाती है कि 1206 ईस्वी में। किसकी? इल्तुतमिश की 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई। 1206 में, सॉरी 1206 में नहीं, 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1236 में। उसके बाद में कुछ समय के लिए शासक बने रुकुद्दीन, ठीक है। इसका इल्तुतमिश ने अपने जब जीवित थे ना, ये तभी कह दिया था कि अगर मेरी मृत्यु के बाद में शासक बनाना है तो मेरी बेटी है उसके लिए रजिया को बनाना है, ठीक है। ये रुकुद्दीन, क्योंकि दिमाग से थोड़ा सा इसका दिमाग कमजोर था, इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में ही मना कर दिया कि इसके लिए शासक नहीं बनाना है, क्योंकि ये राज्यकाल संभाल नहीं पाएगा। तो इन्होंने रजिया के लिए कह दिया था कि ये यहाँ की सुल्तान बन जाए, ठीक है। फिर हुआ ये कि इनकी मृत्यु के बाद में 1236 में जब इनकी मौत हो जाती है, किसकी? इल्तुतमिश की, उसके बाद में इसका जो बेटा था वो वहाँ पर दिल्ली के शासन पर गद्दी पर बैठ गया। फिर रजिया ने क्या अपनाया? रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई जाके। उसके पश्चात हुआ ये कि सब लोग एकत्रित हुए, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो इन्होंने बताया। फिर उनकी बात में समझ में आया कि हाँ, अरे शासक, उन्होंने बताया कि शासक तो इनको बनना है, लेकिन ये क्यों बन बैठे। फिर इनके लिए वहाँ का दिल्ली की गद्दी सौंपी गई, किसके लिए? रजिया सुल्तान के लिए, ठीक है। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत तो बिंदु अधिकतर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे? रजिया सुल्तान से। तो इसे हम थोड़ी सीरियसली लेंगे। इसका केवल मात्र 4 साल का कार्यकाल रहा। कितना? 1236 से 1240 तक, मात्र 4 साल का, ठीक है। और तो देखिए, ये पहली महिला शासका थी
जो इस्लाम धर्म में दिल्ली सल्तनत में और मुग़ल वंश की, इस्लाम धर्म में दिल्ली सल्तनत की और मुग़ल वंश की पहली महिला शासका थी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो 1236 में, ये तो थोड़े दिन के लिए बेचारे थोड़े दिन ही टिक पाए, उसके बाद में ये बन गई शासिका। ठीक है, उसके बाद में हुआ ये कि ये इनकी जो शासन व्यवस्था चलाने की प्रक्रिया होती है ना, उसमें जैसे अपने मंत्रिमंडल बनाया जाता है, मंत्रिमंडल में अनेक प्रकार के मंत्री होते हैं शासन व्यवस्था चलवाने के लिए, तो इनके भी ये इसी प्रकार से मंत्री हुआ करते थे। उन्हें बोला जाता था चालीसा। क्या बोला था? 40 लोग हुआ करते थे, इनके नीचे बैठे थे। यहाँ अगर ये बादशाह बैठेंगे तो 40 लोग ऐसे इनके नीचे जाकर इनसे ये परामर्श लेंगे, तब ये अपना राज्य चलाते थे। ठीक है, फिर हुआ ये, जब रजिया सुल्तान वहाँ की सुल्तान बन गई तो हुआ ये कि जो 40 लोग थे, जो 40 के लिए बिल्कुल रजिया को पसंद नहीं करते थे, अंदर ही अंदर जलते रहते थे, लेकिन राजा थी, उसका मतलब आदेश तो मानना पड़ेगा, ये होता था। ठीक है, फिर हुआ ये कि ये अंदर ही अंदर जलते थे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी ये रजिया सुल्तान करती थी वो अपनी मर्जी से करती थी, किसी की राय लेती थी, ना किसी से बातें करती थी। और लेकिन हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, देखेंगे, ध्यान देंगे, शॉर्ट में मैं ये इंडिया का मैप बना दिया शॉर्ट में। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, ये रजिया सुल्तान थी ना, वो ये रजिया सुल्तान कहाँ की शासका थी? दिल्ली की शासका थी। दिल्ली कहाँ है? ये है। ठीक है, और दिल्ली, और इसकी मतलब एक व्यक्ति था, मतलब इसकी इक्ता कहा जाता है, इक्तेदार। इक्तेदार किसे कहते थे? इक्तेदार उसे कहते थे इसके पिता थे ना अब्बू जान ने इल्तुतमिश ने वो व्यवस्था चलाई ना जमीन वाली, कि वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी। तो एक छोटा सा जमींदार था, उसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत। ठीक है, याकूत। तो ये याकूत के लिए अपने पास बुलाया करती थी, एकांत में उससे बातें किया करती थी। लेकिन जो चालीसा थे वो इससे बातें करते समय तो ना बहुत जलते थे, बहुत उनको बेकार लगता था कि बताइए हमसे बिल्कुल बातें नहीं करती है, क्योंकि हम इसके मंत्रिमंडल में बैठते हैं, और लेकिन ये पता नहीं ये अजनबी व्यक्ति इसकी बातें करती है, तो ये इससे बहुत जलते रहते थे अंदर। लेकिन वहाँ की राजा थी, क्या कर भी कह सकते थे, लेकिन ये अंदर ही अंदर इससे जलते रहते थे। फिर उस समय क्या था, ये ना पंजाब के लिए, अभी पंजाब के लिए भी तब कहा जाता था तबर हिंद। क्या कहा जाता? तबर हिंद। अभी तो पंजाब कहा जाता है, लेकिन तब कहा जाता तबर हिंद। तबर हिंद, ये है तबर हिंद। ठीक है, तो तबर हिंद का एक शासक था जिसका था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया। ठीक है, तो मलिक अल्तुनिया ये था, उसका इतनी यहाँ पर ये भी एक इक्तेदार था, ये वेतन के बदले में ऐसी भी ज़मीन मिलती थी, क्योंकि शासन तो सबके ऊपर इसी का था, रजिया सुल्तान का, लेकिन ये भी एक इक्तेदार था और ये भी एक इक्तेदार था, तो इससे ही बातें किया करते थे। इसका पता नहीं कुछ चल रहा होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हुआ ये कि इन्होंने ये 40 थे ना, वो तो इससे हमेशा जलते रहते थे, तो 40 ने मिलकर इनसे थोड़ी सी बात की, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये टोटल हिस्सा हमारा है, और यहाँ के राजा हम नहीं मानते कि रजिया सुल्तान कोई हमारी राजा है। ठीक है, ना वो किसी प्रकार का शासन करने की नीति है ना कुछ। ठीक है, तो इन्होंने कहा अरे गधे, राजा तो मैं हूँ, या कर तुम कैसे वहाँ राज्य कर लोगे? तो फिर इसने याकूत से सलाह ली कि क्या करना चाहिए। किसने? रजिया ने याकूत से सलाह ली कि बताइए भाई साहब क्या करना चाहिए, ये 40 है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि खदेड़ दो साले को, इस बार आक्रमण कर दो, युद्ध कर डालो। ठीक है, फिर हुआ ये कि अब यहाँ से ये रजिया चल रही युद्ध करने के लिए। 40 से इन्हें 40 से पूछा इनसे अपने से, तो इन्होंने बताया कि ये तो इससे जल्दी रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर इसका जल्दी से ये हो, इसका राम नाम सत्य हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हुआ ये, इन्होंने कहा कि चलिए युद्ध कर लीजिए, हम भी आपके साथ हैं। ये साथ थे लेकिन थे नहीं। फिर रजिया सुल्तान यहाँ मलिक अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और युद्ध करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि अल्तुनिया इसे हरा देगा और इसको मार देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजिया सुल्तान जो थी अल्तुनिया पर भारी पड़ने लगी, और फिर ये भी घबराने लगे। और उधर क्योंकि इधर याकूत भी इसके साथ था। हुआ ये अंत में कि युद्ध एक दिन में विराम तो हो नहीं जाता है, काफ़ी दिन समय चलता है युद्ध। अंत में जो मलिक अल्तुनिया था वो इस रजिया सुल्तान पर भारी पड़ने लगा। अब रजिया सुल्तान को पता चला कि अब तो हमारी हार हो जाएगी, और हारने वाले की तो अब जानते हैं क्या होता है। हारने के बाद में फिर इन्होंने सोचा कि फिर भी हम इसके नीचे ही रहेंगे,
तो इसने एक नीति अपनाई, एक चाल चली, किसने? रजिया सुल्तान ने। इससे जब इससे पता चला कि हम हार जाएंगे तो उसने कहा कि इसने रजिया सुल्तान ने मलिक अल दुनिया से कहा कि तुम हमसे शादी कर लो, ठीक है। और शादी करने वाला ये ऑफर अगर किसी तुम्हारे सामने दिया जाए तो क्या आप ठुकरा देंगे उसके लिए? बिल्कुल नहीं ठुकराएंगे, है ना। तो इसने, अब देखिए, एक सुंदर शासका है, पूरा शासन उसके नीचे है और इतना रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन इसने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अब इनसे पूछिए भाई साहब से इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी याकूत के, ठीक है। तो वो कहते नहीं है, दिल के अरमान धूल बनकर रह गई, है ना। तो ये इस समय इनके दिल पर गुजर रही थी, ठीक है। तो हुआ ये, अब चालीसाओं को तो ये वैसे भी पसंद नहीं थी, अब तो ये बिल्कुल इनकी जो सोच रहे तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, क्योंकि अब तो इनका और भी शासन बड़ा होने की संभावना थी। फिर हुआ ये कि उन्होंने मिलकर एक चाल चली, ठीक है। हरियाणा ना है, हरियाणा एक वो भारत का राज्य भी वर्तमान समय में, तो वहाँ एक कैथल नाम का एक स्थान है, कैथल नाम का स्थान, वहाँ पर इन्होंने कुछ डाकुओं से जाकर के सलाह ली और वहाँ पर आक्रमण बुलवा दिया रजिया सुल्तान और मलिक अल दुनिया की वहाँ पर जाके हत्या कर दी। किसने? डाकुओं ने। डाकुओं को ये सब बता दिया गया कि यहाँ से बहुत खजाना जा रहा है भर के माल, तो उन्होंने जाके उससे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाद में पता चला डाकुओं के लिए कि इसमें अल दुनिया और रजिया थी, तो बेचारे घबरा कर वहाँ से भाग गए, ठीक है। तो ये थी इसकी रजिया सुल्तान की कहानी। अब आगे बात करते हैं हम बहराम शाह। बहराम शाह जो थी उनका शासनकाल कितना रहा? रजिया सुल्तान का तो 1236 से 1240 रहा, और बहराम साहब थी उनका जो शासनकाल था 1240 से लेकर 1236 रहा। उनके बाद में नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह उनका जो शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 तक, 1242 से लेकर 1246 तक। इनके अंदर एक खूबी थी भाई साहब के पास, क्या खूबी थी? कि ये मितव्ययी, मितव्ययी के मतलब आप समझते होंगे, बहुत कम खर्च करने वाले। कितने? बहुत कम खर्च करने वाले। तो कौन? नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह बहुत कम खर्च करने वाले थे, और ये क्या करते थे, अपनी टोपियाँ जो होती ना, जो मतलब मुसलमान लोग होते हैं टोपियाँ पहनते हैं, तो टोपियाँ बनाया करते और बेचा करते। तो सब इनकी टोपियों को बहुत खरीदा करते कि बताइए राजा साहब की बनाई हुई टोपियाँ है, तो हर व्यक्ति इनकी टोपियों के लिए बहुत खरीदा करता था। तो ये एक प्रकार से टोपी व्यापार, इनका क्या चलता था? टोपी व्यापार भी, ठीक है, टोपी व्यापार। देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, आज के लिए बस इतने ही पर्याप्त हैं, और जो बाकी का रह गया है 1246 से ऊपर का 1290 तक के बीच का, वो हम आगे आने वाले वीडियोज में बताएंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही पर्याप्त है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया, और मैंने बताया अगर टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल की सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।